हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निश्चित ही बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, 3 दिन बाद पेपर हैं आपके, तो बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जितनी भी मेहनत आपने की है उनका रिजल्ट एकदम से सकारात्मक ही होगा। ये अपने आप से कहते रहना है एंड टाइम पर, और ये अपने आप को बार बार कहते रहना है कि मैंने जितना पढ़ा है वो मेरी मेहनत जो है वो साकार होगी, और हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बातें करते रहना है, क्योंकि एंड टाइम पर सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने आप को संभाले रखना। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को, जो स्टूडेंट बनाए रखता है, अपने आप को मेहनत के प्रति लगाए रखता है और अपने आप को सही डायरेक्शन दे देने का काम करता रहता है, तो उसका रिजल्ट एकदम से सकारात्मक ही होता है। तो आपको एंड टाइम पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले, एकदम चिल होकर सारी चीजें करनी है, पढ़ाई करते रहना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, खाना प्रॉपर तरीके से खाना है, आपको नींद भी प्रॉपर तरीके से लेना है और सारी चीजें आपको बेस्ट तरीके से करते रहना है। बाकी चीजें बेटर होंगी, ये बात कंफर्म समझ लीजिए आप। इसी के साथ जो हम कक्षा 10th की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे, साथ ही साथ हमने कल 20 क्वेश्चन तैयार किए थे मल्टीप्लाई चॉइस एमसीक्यू, जो बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। उसी के साथ नए 20 क्वेश्चन आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो हम बार बार डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो ऑप्शंस होंगे हमारे पास, उन ऑप्शंस के बारे में हम लोग बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे, जिससे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो सके। चलिए स्लाइड पर चलते हैं, बिना समय गवाए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। आपके सामने पहला क्वेश्चन तैयार है, आप पेन कॉपी अपने हाथ में ले लीजिए, साथ साथ अपने जो भी आंसर्स आपके हैं उनको लगाते जाइए और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कितने आंसर एकदम से सही है। ठीक है ना बेटा? तो आपको इस तरीके से अपना काम करना है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर की जो हमारे पास मात्रक होता है उसका मात्रक क्या होता है। अगर विद्युत विभवांतर पूछा जाए या विद्युत विभव पूछा जाए, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के आंसर कैसे आएंगे बेटा? सेम आएंगे। दोनों की यूनिट जो होती है बेटा वो आपको ध्यान रखनी है बेटा, क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा W बाई क्यू। क्या होता है बेटा? V इक्वल टू होता है W बाई क्यू। अगर और यूनिट की बात करेंगे तो W को बेटा हम लोग डिनोट, W की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा अपने पास जूल। ठीक है, और चार्ज की यूनिट होती है बेटा कूलाम। क्या होती है? कूलाम। तो इसका मतलब है इसकी यूनिट क्या बन गई? जूल पर कूलाम बन गई। क्या बन गई बेटा? जूल पर कूलाम। और अब जूल पर कूलाम चूंकि इन ऑप्शन में था नहीं, तो इसी को हम लोग बेटा बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बोल्ट कह देते हैं। तो याद रखना है, या तो बोल्ट ऑप्शन में होगा या जूल पर कूलाम होगा। दोनों ही जो यूनिट है वो किसकी है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर की जो हमारे पास यूनिट होती है वो बन जाती है। हमने डिस्कस किया था एम्पियर किसकी यूनिट होती है बेटा? करंट की। ये बात आपको याद रखना है, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। ओम किसकी यूनिट होती है बेटा? रेजिस्टेंस। आर की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, और जो वाट होती है वो इलेक्ट्रिक पावर की जो हमारे पास यूनिट होती है वो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट बन जाती है। बात क्लियर है क्या आपकी? चलिए, ये पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से तैयार होता है। तो आपको चारों क्वेश्चन तैयार करने हैं। एम्पियर करंट की यूनिट होती है सर, जो वोल्ट होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव की यूनिट होती है, साथ में ओम जो होता है वो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, साथ साथ जो इलेक्ट्रिक पावर होती है यानी इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? आपके पास वाट होती है। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास था। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं और आप देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग क्या नापते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का मापन करते हैं। करंट को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। वोल्ट मीटर, इंग्लिश में लिखा है मीटर, यहां से आ कट गया है, यहां से आ कटा हुआ है, अमीटर, और इसके साथ साथ थर्ड है हमारे पास गैल्वोमीटर और है बैरोमीटर। तो आपको दो ऑप्शन याद रखने हैं, एक वोल्ट मीटर क्या होता है और एक अमीटर क्या होता है। ध्यान रखना है बेटा, ऐसा यंत्र जो किसको नापता है? वोल्टेज को जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है, वोल्ट मीटर, सॉरी, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है यानी वैद्युत विभव, उसको नापने में क्या यूज होता है बेटा? वोल्ट मीटर यूज होता है। और करंट को नापने में बेटा क्या यूज होता है? अमीटर यूज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? अपने पास अमीटर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अमीटर किसको नापता है? करंट को। और वोल्ट मीटर किसको नापता है बेटा? वोल्टेज को नापता है। वोल्टेज बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल हिंदी में हम क्या कहते हैं उसको? वैद्युत विभव कह देते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पर है, आपको देख के बताना है कि क्या क्वेश्चन हमारे पास पूछ लिया है। सीबीएसई का क्वेश्चन पूछा जाने वाला, डायरेक्ट हमसे पूछा है बेटा, द लॉ विच रिलेट्स करंट एंड वोल्टेज। ऐसा नियम बताओ, आपकी जो सिलेबस में ऐसा नियम बताओ जो किसको रिलेट करता है? आई को रिलेट करता है, और किसको रिलेट करता है बेटा? वी को रिलेट करता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट को और वोल्टेज को रिलेट करने वाला कौन सा लॉ होता है? तो आपको याद पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज को लॉ बताने वाला जो लॉ होता है उसको हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। और ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर आई के। होता है कि नहीं? जहां से आंसर आता है V इज इक्वल टू बेटा IR आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
जो हमारे पास होता है विभव और इलेक्ट्रिक करंट जो धारा होती है उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो कौन बताता है बेटा, ओम्स लॉ बताता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर बात है जी सर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, थर्ड था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास होता है। क्वेश्चन कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। जो उत्तल दर्पण होता है बेटा उसके द्वारा इमेज कैसी बनती है, इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो भी इमेज बनाई जाती है वो कैसी होती है देखना है। क्या रियल होती है, क्या इन्वर्टेड होती है, क्या वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, क्या एनलार्ज होती है यानी बड़ी होती है। तो आपको वो ऑप्शन लगाना है जो एकदम से करेक्ट हो, वो ऑप्शन को आपको चूज करना है जो ऑप्शन एकदम से कैसा हो बेटा, करेक्ट हो। क्या वास्तविक इमेज बनाता है, ध्यान रखना है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज कभी नहीं बनाता है, कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है यानी आभासी इमेज बनाता है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है आपका, रियल तो ये कट गया, ठीक है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो बेटा हमेशा उल्टे बनते हैं, तो जब वास्तविक नहीं बन रहा तो उल्टा भी नहीं बनेगा, ये भी कट गया, ठीक है। आगे बात करेंगे बेटा क्या लार्ज बनाता है, तो आपको याद रखना है ये लार्ज भी नहीं बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या सही है तो आप कट करके भी आंसर को बना सकते हैं कि हमारे पास आपको ये पता है कि उत्तल दर्पण जो होता है वो वास्तविक इमेज नहीं बनाता, उल्टी नहीं बनाता है, तो लार्ज भी नहीं बनाता। तो आपको इस तरीके से ये ऑप्शन हो जाएगा आभासी और कैसा बेटा, सीधा। ध्यान रखना है वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है बेटा, आपका सीधा बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वैद्युत शक्ति जो हमारे पास होती है उसकी इकाई क्या है, उसका मात्रक क्या है। इकाई लिख क्या है, मात्रक लिख क्या है, यूनिट लिख क्या है, तो इसका मतलब बेटा सेम होता है। चलिए क्या जूल इसका मात्रक होता है, तो हमने क्लिक किया सर जूल तो मात्रक होता है आपका किसका, डब्ल्यू का, यानी जूल किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की होती है। सर वोल्ट किसकी यूनिट होती है, सर वोल्टेज की होती है, बोले तो पोटेंशियल की। सर वाट किसकी यूनिट होती है बेटा, वाट होती है सर पावर की यूनिट, किसकी होती है, पावर की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम किसकी यूनिट होती है बेटा, आर की यूनिट होती है। चारों ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं। इसी तरीके से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सब ऑप्शन की मदद से आप किस तरीके से अपने क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके अपनी जो हमारी तैयारी उसको बहुत तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं। जूल पूछेगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी लगाना है आपको आंसर, ठीक है। इसके बाद वोल्ट पूछेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव लगाना है आपको आंसर। अगर वाट यानी शक्ति पूछेगा तो आपको वाट लगाना है, और ओम यानी प्रतिरोध प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो क्या लगाना है आपको, ओम लगाना है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द लेमन, लेमन में पाए जाने वाला एसिड कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है सिट्रिक एसिड यहां पर देखने को मिलता है। कौन सा एसिड मिलता है बेटा, सिट्रिक एसिड यहां पर देखने को मिल जाता है। लैक्टिक एसिड बेटा आपका दूध में मिल जाता है, मिल्क में मिल जाता है, और साथ में कहां मिल जाता है आपका, कर्ड में मिल जाता है। मिल्क मतलब दूध में, और दही में जो हमारे पास एसिड मिलता है बेटा वो कौन सा मिलता है आपका, लैक्टिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर बात करेंगे आप, जिसका फॉर्मूला HCl होता है, ये हमारे पेट में पाया जाता है, स्टोमक में HCl का काम होता है। तो बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए 6 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कई बार पूछे जाने वाला और रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए द पीएच वैल्यू ऑफ अ एसिड, एक एसिड हमारे पास है उसकी पीएच वैल्यू क्या हो सकती है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, मोर देन 7 होता है, लेस देन 7 होता है, इक्वल टू 7 होता है, या 14 होता है। लेस देन 7 का मतलब क्या होता है बेटा, 7 से कम। मोर देन का क्या होता है, 7 से ज्यादा, ठीक है, 7 से ज्यादा। और बराबर 7 के कैसे, बराबर या 14 होगा। तो कौन सा होगा ये आपको देखना है। तो जो पीएच की वैल्यू होती है आपको बार बार बताई गई है। पीएच की वैल्यू बेटा अगर लेस देन 7 होती है, पीएच की वैल्यू बेटा अगर ग्रेटर देन 7 होती है, पीएच की वैल्यू या 7 होती है, तो ये तीनों ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। लेस देन 7 होगा बेटा एसिडिक नेचर होगा, अम्लीय प्रकृति होगी। ग्रेटर देन 7 होगा बेटा बेस नेचर होगा, क्षारीय प्रकृति होगी। और आपके पास लेस देन इक्वल टू 7 होगा तो बेटा न्यूट्रल यानी उदासीन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा बेटा, उदासीन बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर बात है, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं बेटा 6 पर, ये सॉरी 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हमसे कह रहा है साबुन बनाने में कौन सा क्षार प्रयोग होता है। जब हम लोग विच बेस इज यूज्ड इन मेकिंग सोप, सोप को बनाने में कौन सा बेस यूज होता है।
चलिए देखते हैं क्या NaCl यूज होता है। बेटा सबसे पहले तो ये देखेंगे, बेस का मतलब क्षार है, तो क्षार होने के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? OH ग्रुप होना चाहिए। क्या NaCl में OH ग्रुप है? क्या HCl में OH ग्रुप है? क्या H2SO4 में OH ग्रुप है? बेटा अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऑप्शन को कट करके भी अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। जैसे उसने पूछा हमसे बेस कहां पर प्रेजेंट होता है, तो बेस की क्वालिटी क्या होती है? बेस भी सब्सटेंस होते हैं जो हमें क्या देते हैं बेटा? OH नेगेटिव आयन देते हैं, यानी क्षार भी होते हैं जो हमें OH नेगेटिव देखते हैं। हमने पहला ऑप्शन चेक किया तो क्या इसमें OH दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा है तो इसका ऑप्शन काट दीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या HCl में OH दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है सर, इसको भी काट दीजिए। क्या H2SO4 में OH दिख रहा है? सर इसमें भी नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको आंसर भी नहीं आ रहा है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसमें ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, क्या आएगा? NaOH इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई बेटा? आपको ध्यान भी रखना है कि जो हमारे पास सोप होता है, साबुन, उसमें कौन सा क्षार प्रयोग होता है? NaOH प्रयोग होता है। क्लियर बात है बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे आगे, ये लीजिए। जंग लगने में, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जंग लगने के लिए आवश्यक है, रस्टिंग रिक्वायर्स, जो हमारे पास रस्टिंग होता है वो उसके लिए क्या की चीज आवश्यक हो सकता है? ओनली वाटर, ओनली ऑक्सीजन, बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन की प्रेजेंट होना चाहिए और इसके साथ साथ वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। तो 10 हमारे पास क्या कहता है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बार गलती होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर, जो हमारे पास मैटर होता है, पदार्थ होता है, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? जैसे ही क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट यूनिट, हमारा दिमाग काम करता है सेल। क्या काम करता है? सेल मतलब कोशिका। फटाक से लगा आते हैं हम बी ऑप्शन, घर आके चेक करते हैं तो पता चलता है आंसर हमारा गलत है। आपको ये देखना है यहाँ पर पूछा क्या है, यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट तो पूछिए, लेकिन किसकी पूछी है आपसे? मैटर की पूछी है। अगर हमारी बॉडी की यूनिट पूछता तो आप कोश का आंसर लगाते, उसने मैटर की पूछी है, तो आपको ध्यान रखना है वहां पर सही आंसर क्या होगा आपका? एटम होगा। बात क्लियर है? अगर वो हमसे कहता द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की, मानव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपको कोशिका लगाते। उसने हमने किसकी पूछी है बेटा? पदार्थ की पूछी है, मैटर की पूछी है, तो आपको परमाणु इसका आंसर लगाना है। क्लियर बात है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ही हमारे पास होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लो बायोलॉजी का एक क्वेश्चन हमारे पास, कोशिका शक्ति ग्रह कहलाता है द पावर हाउस ऑफ द सेल। काफी बार पूछे जाने वाला और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। जो हमारे पास पावर हाउस होता है सेल का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये दीजिए, आपके पास पहला ऑप्शन है केंद्रक, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और राजधानी बोले तो वैक्यूल। तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या होता है बेटा? माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको कोशिका का क्या कहा जाता है? आपका शक्ति ग्रह या फिर पावर हाउस कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर, हम अगर 12 की बात करेंगे तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, काफी बार पूछे जाने वाला और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा आपके पास में। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, ये आपको बताना है। तो फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस होती है? जिसमें जो हमारे पास पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं। तो आपको ध्यान ये भी रखना है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ जो हमारे पास सनलाइट होती है उसकी मदद से जो हमारे पास पौधे होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? खाना को तैयार करते हैं, साथ में वो ऑक्सीजन को निकालते हैं और ग्लूकोज को बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषण कौन सी गैस निकलती है बाहर। तो आपको ये वाली रिएक्शन याद रखनी है, CO2 प्लस H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, साथ में यहाँ पर आपको सनलाइट चाहिए बेटा। क्या चाहिए? सनलाइट, और साथ में क्लोरोफिल भी चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। तो यहाँ पे बन जाएगा उनका खाना C6 बेटा H12 और C6H12O6, साथ में बेटा क्या बनेगा? यहाँ पर ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस होगी वो यहाँ पर बन जाएगी, यहाँ पे C6 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है बेटा? आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है प्रकाश संश्लेषण में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। ऑक्सीजन लेने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑक्सीजन लेने या ग्रहण करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग नाम देते हैं बेटा क्या? इनहेलेशन। क्या कहते हैं बेटा? इनहेलेशन, इसका हम लोगों के पास सही नाम होता है। तो इसका ये 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कौन सी कोशिकाएं थक्का जमाने में काम करती हैं? थक्का मतलब जो ब्लड क्लॉथिंग होती है उसमें कौन सा जो हमारे पास रक्त कोशिकाएं होती है वो काम करती है। विच ब्लड सेल्स हेल्प इन द क्लॉथिंग करने में कौन सी
जो रक्तकाएं होती हैं वो काम करती है, तो आपको याद रखना है प्लेटलेट्स। कौन सी होती है बेटा? प्लेटलेट्स जो होती हैं वो रक्त को थक्का जमाने में क्या करती है बेटा? जलाने में सहायक होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। प्रतिरोध की इकाई होती है द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो आपको ध्यान रखना है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वाट किसकी यूनिट होगी बेटा? पावर की। रेजिस्टेंस किसकी यूनिट होगी? आर की। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। पास्कल किसकी यूनिट होती है बेटा? प्रेशर की। प्रेशर की यूनिट होती है। तो आपको याद रखना है किसकी यूनिट पूछी है आपको? रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस मतलब आर। आर की यूनिट क्या होगी? सॉरी, प्रतिरोध। प्रतिरोध इकाई है किसकी? रेजिस्टेंस की। ये आपका ऑप्शन गलत है बेटा। रेजिस्टेंस आर किसकी यूनिट होती है? ओम इसकी यूनिट होती है। रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होती है आपके पास? ओम होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो आपको ध्यान रखनी है क्या होती है बेटा? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ये रहा, सॉरी 16 की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर 16 क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, यानी जो हमारे पास वैद्युत ऊर्जा होती है बेटा, जो हमारे पास वैद्युत ऊर्जा होती है, जो हमारे पास वैद्युत ऊर्जा होती है उसकी यूनिट क्या होती है? मास यूनिट नहीं सर, आपने ये फॉर्मूला पूछा है। फॉर्मूला पूछा है कि हमारे पास यूनिट इसकी जो इलेक्ट्रिक पावर होता है जिसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वॉल्यूम होता है, वीआईटी होता है, वॉल्यूम इंटू मास होता है, या फोर्स इंटू एरिया। तो आपको याद रखना है वीआईटी। तो डब्ल्यू के हमारे पास 3 फॉर्मूले मिल लेते हैं बेटा। वीआईटी, दूसरा मिलता है आपके पास आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा मिलता है बेटा अपने पास वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये 3 फॉर्मूले हमें देखने को मिलते हैं बेटा किसके? इलेक्ट्रिक एनर्जी के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। रियर विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू। जो हमारे पास रियर व्यू होता है उसके लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं? रियर व्यू मिरर अगर देखना होता है तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? तो आपको याद रखना है कॉनकेव मिरर का इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। बोले तो अवतल जो हमारे पास दर्पण होता है उसका यूज किया जाता है किसके लिए? रियर व्यू के लिए। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। लो, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। इनको भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर प्रकाश के मुड़ने को क्या कहते हैं? जो प्रकाश होता है मतलब लाइट होती है, द बेंडिंग ऑफ लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखो ये लिखा है, द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड, जब बेंड लाइट जो होती है, जब प्रकाश जो होता है वो मुड़ जाता है तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? क्या रिफ्लेक्शन कहते हैं, क्या रिफ्रैक्शन कहते हैं, क्या डिस्पर्सन कहते हैं, या स्कैटरिंग कहते हैं? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? बाउंसिंग बैक, किसी लाइट का सिनी सरफेस से क्या होना? वापस जाना, ये क्या कहलाएगा अपने पास? रिफ्लेक्शन। परावर्तन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से बेटा दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है? बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं आप? अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। डिस्पर्जन क्या होता है? तो आपको याद रखना है कोई भी प्रिज्म हमारे पास होता है, अगर उसके अंदर से बेटा क्या होता है? लाइट हम लोग भेजते हैं, वो भी सनलाइट बोले तो व्हाइट लाइट, तो बेटा क्या होता है? वो 7 कलर में बेटा डिवाइड हो जाता है, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। इस फिनोमिना को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, जिसको आपको याद रखना होता है विवग्योर, VIVGYOR, इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है वर्ण विक्षेपण क्या होता है? 7 कलर का लाइट का डिवाइडेशन हो जाना, ठीक है। प्रकीर्णन में क्या होता है? जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वायुमंडल में, उनसे जब प्रकाश टकराता है तो विभिन्न डायरेक्शन में वो क्या होता है? फैल जाता है। इस फिनोमेना को स्कैटरिंग कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम, विच ऑर्गन्स हेल्प इन ब्रीथिंग। सांस लेने में कौन सा जो हमारे पास अंग होता है वो मदद करता है? तो आपको याद रखना होता है जो लंग्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं? श्वसन में हमारे पास सहायक होते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है काफी महत्वपूर्ण, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ इन एयर, वायु में पाए जाने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना होता है वायु में सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई मिलता है तो उसकी मात्रा होती है बेटा क्या? नाइट्रोजन। जो आपको पता है कितना मिलता है? लगभग 75% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन आपके सामने थे जो हमने डिस्कस किए, और इसके साथ ये आपके पास ऑप्शंस के एमसीक्यू है, आंसर शीट, तो आप इसका चेक भी कर सकते हैं। पहले का भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरे का भी है, तीसरे का भी है। इस तरीके से वर्चुअल है, वॉट है, तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरीके से ये लीजिए, आपके पास पूरे आंसर ये रहे, ठीक है। तो बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमने आज जो 20 क्वेश्चन थे उनकी मदद से आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। हमने जो डिस्कस किए क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन काफी प्रीवियस है, तो आपको इनको बार बार रिवाइज करते रहना है ताकि आपकी सारी चीजें कैसी हो सके बेटा? बेटर हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। कहीं ना कहीं छोटे बच्चों से प्यार करना है, बड़े लोगों का सम्मान करना है, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित करना है कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।